हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अप्पी जी के। फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी बुक से हमारे अतीत जो अवर पास्ट बुक है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 6 का। इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जो आखेट खाद्य संग्रह ये हमारे अतीतों ने किस तरह से किया, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई और भोजन का उत्पादन किस तरह से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तुषार की रेल यात्रा। तुषार नामक एक लड़का है जो कि रेल यात्रा कर रहा है। कहाँ? तो अपने रिश्तेदार की शादी में वो जा रहा है। दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। जब वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था तो वो खिड़की वाली सीट के पास बैठ गया और बाहर का नज़ारा जो था वह देखने लगा। जब वह बाहर का नज़ारा देखने लगा तो उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर और जो खेत खलिहान थे वह बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। ठीक है, तो वह ये सब चीज़ें देख रहा था। उसके पास में उसके चाचा जी बैठे थे, तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको बताया कि तुम्हें पता है क्या, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। कितने वर्ष पहले? तो 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब बस जो है इसके बाद में आई थी। कितने दशक? कुछ दशक बाद आई थी। ठीक है, और 150 साल पहले रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी। अब जब तुषार ने अपने चाचा की बात सुनी तो जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे, या फिर क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो थे वह तुषार के मन में उठने लगे कि लोग यात्रा कैसे करते थे, या करते भी थे या नहीं करते थे जब रेलगाड़ी नहीं थी या कोई भी मतलब सवारी नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आइए इसी बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आरंभिक मानव। ठीक है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव हुआ वह इधर उधर घूमते थे, तो वह क्यों घूमते थे इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले? तो 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जो लोग भोजन का इंतजाम करते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। और फ्रेंड्स, जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे ये क्या क्या करते थे? तो ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया जो थे पकड़ते थे, या फिर फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां या फिर अंडे ये सब इकट्ठा किया करते थे। इसीलिए इनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे इनके समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो ऐसा करने का जो पहला कारण था वह ये था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और फिर जो दूसरा कारण हुआ वह ये हुआ कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे ये जानवरों का शिकार करते थे, उनके पीछे पीछे जाया करते थे हिरण के, या फिर जो मवेशी होते थे वह अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये भी इनका कारण था। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे एक जगह से दूसरे स्थान पर। तो दो कारण तो ये हो गए। और जो तीसरा कारण था भाई ये था कि ये पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। देखो, जो फल फूल होते हैं वो अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पे आते हैं। अब जब ये एक ही जगह पे रहेंगे तो कैसे वहाँ पे फल फूल आएंगे? मौसम में तो एक बार ही तो आते हैं, तो जहाँ आते थे वहीं पे ये लोग बस जाते थे, क्योंकि ये खाद्य संग्राहक थे तो इन्हें भोजन इकट्ठा करना होता था। तो इसलिए एक स्थान पर रहकर भोजन को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, इसलिए बदलते थे। और जो चौथा कारण रहा वह ये रहा कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं। और जब एक ही जगह पे रहोगे या फिर वहाँ पे किसी भी कारण सूखा पड़ जाता है या फिर पानी की कमी हो जाती है, जैसे झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है पानी, और इनमें अगर कमी हो जाए या झीलों का पानी कभी सूख जाता है या फिर नदियों का भी, तो झीलों और नदियों
में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। अब जब बारिश नहीं होगी तब तक क्या ये लोग प्यासे रहेंगे? नहीं, तो ये लोग पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, और नदियों के किनारे जो बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता था। जो लोग नदी के किनारे बसते थे, जब पानी सूख जाता था तब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में भी जाना पड़ता था। तो ये चार मुख्य कारण थे जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब बात करते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब ये भोजन की तलाश तो करते ही थे, जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे ये भोजन की तलाश तो करते ही करते थे, लेकिन साथ में कुछ जो वस्तुएं इनको मिलती थी उसको भी ये लोग संभाल के रखते थे। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्हें इन्हीं लोगों से कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो कि खाद्य संग्राहक रखते थे, और ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार जो है वे आज भी बचे हैं। अब भाई पत्थर इतना मजबूत होता है तो उसके औजार तो आज तक बने ही रहेंगे। तो आज भी प्रेजेंट टाइम में जो उस टाइम पे औजार बनाए गए थे इन लोगों के द्वारा, आरंभिक मानव के द्वारा, वह आज भी हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने या फिर हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। जो पत्थर के औजार होते थे इनका, ठीक है, इनका उपयोग, और कुछ साथ साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। जो जानवरों की हड्डियां होती थी उनसे ये लोग मतलब हथियार बना लेते थे। लकड़ियों के भी माध्यम से ये लोग हथियार बनाते थे, और पत्थरों से तो बनाते ही बनाते थे। और कुछ औजारों की लकड़ियां जो है काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। किसका? तो लकड़ी का प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा आपको एक इमेज दिखाई गई है, ठीक है, जो कि औजारों की इमेज दिखाई गई है। पत्थर के औजारों का उपयोग जो कि बाईं तरफ दिखाया गया है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो क्या किया जाता था? जो पत्थरों का उपयोग किया जाता था, तो जो इंसान की खाने योग्य वस्तुएं होती थी, देखिएगा आप लोग, उनकी जड़ों को खोदते थे। ये लोग क्या करते थे? तो उनकी जड़ों को खोदने के लिए उपयोग किया जाता था इस प्रकार के औजारों का। ठीक है, देख लिया, समझ गए आप लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, इस तरफ देखिएगा आप लोग दाईं तरफ, कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था उपयोग। तो इस तरह से ये लोग नुकीला सा बना लेते थे। इस तरह से जानवरों की खाल को वस्त्र बनाने के लिए सिलने का प्रयोग करते थे इस तरह के औजारों से। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा पॉइंट, कि रहने की जगह निर्धारित करना। अब इन लोगों ने क्या किया, आरंभिक मानव ने, कि रहने की जगह निर्धारित करने की बात सोची। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने क्या किया, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं, इनके अलावा भी ये प्रमाण मिले कहाँ हैं, तो ये लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं कि जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान है वहां पर तो पुरास्थलों ने बताया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, लेकिन इसके अलावा भी और कई जगहों पर रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब आइएगा हम लोग देखते हैं मानचित्र, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे वे दिखाया गया है यहाँ पे, देखिएगा। और ये जो थे पुरास्थल, ये नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे अधिकतर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरापाषाणिक स्थल। तो जो पुरापाषाणिक स्थल है वे कौन कौन से हैं, तो देखिएगा यहाँ पे भीमबेटका की गुफा, ठीक है, भीमबेटका है। इसके साथ साथ कुरनूल गुफाएं हैं, हुंगसी हैं। ये जो है ये पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल। तो नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं अब आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो इस तरह से, तो नवपाषाणिक है वुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डियावा, महागढ़ा, चिरांद है, दायोजली हॉन्डिंग है। इसके साथ साथ और देखिएगा और क्या है, तो पय्यमपल्ली है और हल्लूर है। क्या है? हल्लूर और पय्यमपल्ली। ये जो है ये क्या है, तो ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, अब देखते हैं महापाषाणिक पुरास्थल।
तो महापाषाणिक जो पुरास्थल हैं वे कौन कौन से हैं देखिएगा मानचित्र में। तो ब्रह्मगिरी जो है ये क्या है, महापाषाणिक पुरास्थल है। और जो अदाई चंदलूर है ये भी क्या है, तो महापाषाणिक पुरास्थल है। अब देखते हैं हम लोग आरंभिक गांव कौन कौन से हुए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आरंभिक गांव जो दिखाए गए हैं वे कौन से दिखाया गया है। तो इस मानचित्र में एक गांव दिखाया गया है इनाम गांव। ये क्या है, तो ये आरंभिक गांव है इनाम गांव। इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं आधुनिक नगर कौन कौन से हुए। ठीक है, तो आधुनिक नगर जो दिखाए गए हैं इसमें वे कौन कौन से हैं, तो मुंबई है, कोलकाता है। ये दो जो है ये आधुनिक नगर इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। और गांव कौन सा है सबसे पहले बसने वाला आरंभिक गांव, तो वह है इनाम गांव। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक सेल चित्रकला है, इनसे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल चित्रकला का वर्णन किया गया है जो गुफाओं में अक्सर देखने को मिलता था। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक है, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जो है, अधिकतर जो चित्र मिले हैं फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में ही मिले हैं और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जो है जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये चित्र जो है बनाए गए हैं कि आप देख सकते हैं कि देख के ही पता चलता है कि जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। तो इस तरह से सेल चित्रकला भी उस टाइम पे होती थी। अब हम लोग बात करते हैं कि भीमबेटका, जो भीमबेटका अभी हमने बात की थी, अभी मानचित्र में आपको दिखाया था। ये जो है ये पुरापाषाणिक स्थल है भीमबेटका। देखिएगा नर्मदा नदी के किनारे है भीमबेटका। ये जो है ये पुरापाषाणिक स्थल है। तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश में, प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, अभी हमने आपको मानचित्र में भी दिखाया। अब बात उठती है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी। ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि उस समय जो था पत्थरों का निर्माण मतलब होना बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, पत्थरों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए वहाँ पर इन लोगों को आसानी से पत्थर भी उपलब्ध हो जाते थे और नर्मदा घाटी के किनारे थे नदी के, तो इसलिए वहाँ पर पानी भी इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता था। अब देख सकते हैं इस तरह से थी ये भीमबेटका की गुफाएं। देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है, ये एनसीईआरटी की बुक में चित्र दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है पुरास्थल। ठीक है, बात यहाँ पे पुरास्थल की हुई है, तो पुरास्थल होता क्या है इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरास्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया। ठीक है, अपने काम के लिए वो लोग करते थे और बाद में जब उनका काम हो जाता था तो उन वस्तुओं को वहीं छोड़ के चले जाते थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जमीन के अंदर मिले हैं या फिर बाहर मिले हैं। तो ये अंदर और बाहर मतलब ऊपर दोनों तरह पाए जाते हैं, दोनों तरफ मिले हैं। और कभी कभी तो समुद्र या नदी के तल में भी ये वस्तुएं जो हैं वह प्राप्त की गई हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो पुरास्थल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई। तो मानचित्र 2 में हम लोगों ने अभी कोरनील गुफा देखी। ठीक है, अब आपको फिर से दिखा देते हैं कोरनूल गुफा। देखिएगा अभी जब मानचित्र देखा था उसमें देखा था कोरनूल गुफा, देखिएगा यहाँ पे दिखाई गई है कोरनूल गुफा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इसमें मानचित्र में कोरनूल गुफा दिखाई गई है। ये भी एक पुरापाषाणिक स्थल है। भीमबेटका की गुफा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब कोरनूल गुफाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आग की खोज में, अब देख लिया आपने कोरनूल गुफा। यहाँ जो है यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ से, तो कोरनूल गुफा से क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और जो भीमबेटका था उसमें क्या मिला है, तो शैल चित्र मिले, चित्रकला का वर्णन किया गया है वहाँ पे शैल चित्रों का। और यहाँ पे कोरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले। इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग हुए ये आग जलाना सीख गए थे, तभी तो वहाँ से राख की प्राप्ति हुई है। और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि ये अनुमान लगाया जाता है
कि यही नहीं कि सिर्फ उन्होंने मतलब भोजन के लिए ही आग का प्रयोग किया हो, उन्होंने प्रकाश के लिए भी आग का प्रयोग किया होगा, और मांस को भूनने के लिए, और जो खतरनाक जानवर होते हैं उनको दूर भगाने के लिए इन्होंने, आरंभिक मानव ने आग का प्रयोग किया होगा। ठीक है, अब आप लोग ये सोचिएगा कि आज हम लोग आग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हम लोग तो बहुत तरह से प्रयोग में लाते हैं आग का, प्रेजेंट टाइम में तो तरह तरह से प्रयोग में लाई जाने लगी है। अब आगे बात करते हैं नाम और तिथियों की। ठीक है, तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। अब पुरापाषाण काल क्यों कहते हैं, तो पुरापाषाण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर से बना। ये जो है ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है, क्योंकि जो पुरापाषाण लोग थे वे पत्थरों का यूज बहुत किया करते थे। ठीक है, उस समय में पत्थरों का उपयोग जो था बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए उस काल को क्या कहा है पुरातत्वविदों ने, पुरापाषाण काल कह दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से यानी कि 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह 3 काल कौन से हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जो मानव हिस्ट्री मिलती है हम लोग को, ह्यूमन हिस्ट्री, ये जो है ये 99% जो है आरंभिक काल में ही मिल जाती है, पुरापाषाण काल में। इसी में मानव ने जो थी वो मतलब 99% चीज़ों का उपयोग करना सीख लिया था। आगे देखते हैं जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मेसोलिथिक मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार जो थे आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, तो नवपाषाण का मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए अगले अध्यायों में, जब तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। जब हम आगे आगे जैसे ही चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे ही हमें इन सब चीज़ों का मतलब समझ आता जाएगा, और वहीं पे जब हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि नवपाषाण का मतलब क्या होता है। अब आगे देखिएगा, इस चैप्टर में बात की गई है बदलती जलवायु की। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी जो थी वह बढ़ने लगी। अब जब गर्मी बढ़ने लगी तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण और बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे जो थे जानवर, इनकी संख्या जो थी वह बढ़ने लगी, जो कि घास खाकर जिंदा रहते थे। अब ज़्यादा गर्मी पड़ी तो घास भी उगने लगी। जब घास उगने लगी, जो जानवर घास खाते थे जैसे भेड़, बकरी, बारहसिंगा, हिरण या फिर गाय हो गए, तो जब ये घास खाने लगे तो इनकी संख्या भी बढ़ने लगी। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और उस समय हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात जो है वह सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो खेती और पशुपालन की शुरुआत जो हुई भाई इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये जो थे गेहूं, धान, जौ, ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले पालतू जानवर क्या था, तो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करते गए
और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे क्या बन गए, तो पशुपालक भी बन गए। अब घरेलूकरण की प्रक्रिया, तो घरेलूकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन पौधों को भी चुनते थे जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूती डंठल अनाज के पके दानों का भार संभाल सकें। अब वो ऐसे अनाज को चूज करते थे जो कि मजबूत हो, बड़ा हो और जिनका डंठल मजबूत हो, जिससे कि वो अनाज के भार को संभाल सकें। और पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हें जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। यहाँ पे अब दिखाए गए ये पालतू जानवर के दांत दिखाए गए, ये जंगली जानवर के। तो देखिएगा पालतू जानवर जो थे इनके दांत क्या होते गए, तो छोटे होते गए। जंगली जानवरों के दांत जो हैं वे बड़े होते गए। ठीक है, इनके दांत जो होते थे वे बड़े होते थे। और ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और ये जो आज के टाइम में हम जो भोजन करते हैं वो प्रक्रिया की वजह से ही करते, इसी प्रक्रिया के दौरान जो कि 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में से कौन सी फसल थी, तो गेहूं तथा जौ आते हैं। ठीक है, अगर सबसे प्राचीन फसल मानी जाए तो गेहूं और जौ हैं। और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है। तो पहले नंबर पे तो कुत्ता आता है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी के एग्जाम में पहला ना पूछकर दूसरा पूछ लिया जाता है, तो दूसरा भेड़ और बकरी आते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, एक नवीन जीवन शैली की जो शुरुआत हुई कि किसी पौधे के बीज को बोकर देखो। जब हम लोग, अगर आपको देखना है तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तो हम लोग पाएंगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन या फिर महीने या फिर साल भी लग जाते हैं कभी कभी। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनको देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अब जब तुम वहाँ पे फसल उगाओगे तो जब तक फसल तैयार नहीं हो जाएगी तब तक उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। तो उसकी देखभाल करने के लिए लोग जो थे वे एक ही स्थान पर रहने लगे और बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने या फिर खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने, ऐसे बहुत से काम थे जो कि शामिल थे। जब ये लोग कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, तो इन लोगों को ये सब काम करने होते थे जब ये फसल उगाते थे, इसलिए एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। आगे क्या हुआ कि बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरी बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो ये लोग क्यों करने लगे, क्योंकि इन्होंने जो अनाज उपजाया था उसको सुरक्षित रखना था। तो सबसे पहले ये लोग बीज के रूप में, फिर खाद्य के रूप में, फिर उपहार के रूप में और फिर भंडारण के लिए, ठीक है, इस तरह से ये लोग उपयोग में लाते थे। अब जानवर जो थे ये चलते फिरते खाद्य भंडारण कैसे बन गए, आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। तो जानवर जो थे ये बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आगे हम लोग देखते हैं कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं कि ठीक है इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, जो कि हम लोगों ने नीले वर्ग में दिख रहे थे, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों के शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, जो हम लोगों ने नीले वर्ग में देखे थे। आइएगा दिखाते हैं आपको, अभी मानचित्र में देखिएगा, यहाँ पे जो नीले वर्ग में हम लोगों ने देखे थे वह पशुपालकों और कृषकों को दर्शाते हैं। देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा जैसे बुर्ज होम है, ठीक है, बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डियावा, मारगढ़, चिरान, दाउजली, हॉन्डिंग, ठीक है, हल्लूर, पय्यमपल्ली। यहाँ से क्या मिले, तो यहाँ से पशुपालक और कृषकों के साक्ष्य मिले, कृषक लोगों की प्राप्ति हुई। तो इन्हीं स्थानों से जो है वो कृषक लोगों के बारे में जानकारी हासिल की गई है। आगे देखते हैं हम लोग कि इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो कि हमने बता दिया आपको। और जो शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। अभी आपने मानचित्र देखा, मानचित्र में हर जगह कहीं ना कहीं दिखाया गया है, पूरे मानचित्र में, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूर्व में, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक ने खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्थायी जीवन की ओर, कि आरंभिक मानव ने स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे की। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरातत्वों पर झोपड़ियों और घरों के भी निशान मिले, जैसे कि बुर्जोम जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों के झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। तो ये लोग जो थे वे ये झोपड़ी के अंदर भी आग जलाते थे और बाहर भी। ऐसा लगता है कि ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर आग जलाते थे या फिर खाना पकाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम माना गया है, ठीक है। जो पुरापाषाण युग से बिल्कुल भिन्न है इसलिए इन्हें क्या माना गया है, ये जो औजार हैं ये नवपाषाण युग के औजार हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग जो है अनाज वनस्पतियों प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जो ओखली मूसल है इसका प्रयोग मतलब जो है आरंभिक काल में ही किया गया था, पुरापाषाण काल में ही, लेकिन इस पे जो है पॉलिश हो गई थी और इसका आकार में भी परिवर्तन आ गया था। तो जी ये जो है ये नवपाषाण युग के औजार माने जाते हैं, जो कि आज भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ हड्डियों से भी बनाए जाते थे औजार। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा इस तरह के कुछ नवपाषाण युग के उपकरण दिखाए गए हैं। ये सब क्या है, तो पहले देखिए पुरापाषाण युग के, जिससे जानवरों की खाल सिलने के काम में आते थे या फिर खाने योग्य जो चीजें होती थी उनकी जड़ों को खोदने के लिए। तो आपने देखा एक पत्थर नुकीला सा बनाया था और एक हल्का नुकीला सा बनाया था, जिससे खुदाई करके वो अनाज की प्राप्ति करते थे जड़ों को, और एक से वे जानवरों की खाल सिलकर वस्त्र पहनते थे। अब यहाँ पे आए हैं हम लोग नवपाषाण युग के औजार। तो नवपाषाण युग के औजार जो हुआ करते थे वे कुछ इस तरह के हुआ करते थे। इन पे पॉलिश भी की जाने लगी, यानी कि ये दिखने में थोड़े आकर्षक हो गए थे इस तरह के। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है, नवपाषाण युग पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। जो नवपाषाण युग है यहाँ पे मिट्टी के भी बर्तनों की प्राप्ति हुई है और इन पर जो था ये अलंकरण भी किया जाता था, मतलब इनको बहुत से सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग जो है चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। क्या क्या, तो चावल, गेहूं और दलहन जैसी चीजें। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब लोगों ने क्या किया, कपड़े भी बुनना शुरू कर दिया। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। अब फ्रेंड्स क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मतलब जो लोग जिस स्थान पे रहते थे वहाँ पे उन्हें जो भी सुविधा लगी
उसी तरह से उन्होंने परिवर्तन किए। ठीक है, इसी तरह से कुछ पशुपालक बन गए, कुछ कृषक बन गए, और कुछ ने कुछ भी किया, मतलब पानी की तलाश में पत्थरों की, किसी ने औजार बनाए, किसी ने जानवरों का शिकार किया, किसी ने खेती की तो किसी ने पशु पाले। ठीक है, इस तरह से लोगों ने अलग अलग परिवर्तन करे, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से परिवर्तन हुए, ना कि एक साथ ये चेंजेस आए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह की मिट्टी के बर्तन भी जो है वह नवपाषाण काल में पाए गए हैं। ये घड़ा टाइप का दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मानचित्र में हम लोगों ने अभी मेहरगढ़ देखा था। ये जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां। और फ्रेंड्स मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के भी अवशेष जो है वह मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेहरगढ़ के घर का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो ये मेहरगढ़ के घर का चित्र दिखाया गया है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। अब देखिएगा यहाँ पे मेहरगढ़ जैसा घर दिखाया गया है। इसमें अब आपको बताना है कि जो अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में जिस घर में रहते हैं उसमें और इसमें क्या समानता है। इस तरह के मेहरगढ़ में घर बने होते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। आगे देखिएगा कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो मेहरगढ़ के लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और जिसकी मृत्यु हो गई अगर उसे भूख लगेगी तो वो खाएगा क्या। तो जब इंसान को दफनाते थे उसके साथ साथ क्या करते थे, तो खाने योग्य चीज़ों को भी दफना देते थे। तो मेहरगढ़ में एक जो कब्र की खुदाई हुई है तो उसमें इंसान के साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया है, जिससे कि वह परलोक में खा लेगा जब उसे भूख लगेगी तो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ की कब्र का चित्र दिखाया गया है। इसमें तुम लोग ये बताओ कि कौन सी बकरी है और कौन सा मानव है। तो ये मानव है और ये बकरी का चित्र दिखाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखने से यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनके बारे में बता दें। जैसे आखेटक, खाद्य संग्राहक, तो कौन होते थे, तो ये होते थे जो भोजन को इकट्ठा किया करते थे। पुरास्थल थे। ठीक है, पुरास्थल पुराने स्थलों को कहा जाता था जहाँ से औजारों की प्राप्ति हुई है या जहाँ से हम लोग को अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, वे स्थान पुरास्थल होते थे। उद्योग स्थल होते थे जहाँ पे उद्योगों की शुरुआत हुई। आवासीय स्थल जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। पुरापाषाण यानी कि प्राचीन पुरापाषाण काल की बात हुई है। मध्य पाषाण मेथोलिश भी कहा जाता था। इसे लघु पाषाण कहा जाता था क्योंकि इसमें छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होता था। कृषक यानी कि लोग जो किसान बन गए जिन्होंने मतलब खेती करना प्रारंभ किया। पशुपालक जिन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया। और नवपाषाण युग जो कि नवीन पाषाण युग में औजारों के किस तरह से चेंजेस हुए, उन पर किस तरह से औजारों पे पॉलिश हुई या परिवर्तन देखने को मिले। यह कब्र जहाँ व्यक्ति को दफनाया जाता था। ठीक है, इस तरह से ये जो चैप्टर था यहीं पे फिनिश होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। तो जैसे मध्यपाषाण युग है, इसकी शुरुआत हुई थी 12,000 साल से 10,000 साल पहले, और बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ हुआ है ये 12,000 साल पहले हुआ है। और जो नवपाषाण युग का आरंभ हुआ ये 10,000 साल पहले माना जाता है। और मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ हुआ ये 8,000 साल पहले माना जाता है। तो ये सभी तिथियां जो है ये आपको याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पूरे चैप्टर हम लोगों ने आराम से कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।